वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं लेके आया उनके लिए कुछ खास। हम लोग बात करने वाले बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 की, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो चलिए बिना समय वेस्ट करे हुए हमारी मेन कंटेंट पे आते हैं। यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। अब यहां पे हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या समझेंगे भाई कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझें यहाँ पे कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का सीधा सीधा मतलब होता है यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं वो भले ही किसी चीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या किसी चीज के सेल से रिलेटेड हो, या किसी चीज के सर्विसेज से रिलेटेड हो, तो आपको आफ्टर ऑल तो एक ही चीज समझ में आती है कि जब भी आप बिजनेस करेंगे तो या तो वो गुड्स का सेल होगा या तो वो सर्विसेज का होगा। अब यहाँ गुड्स का आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए तीनों सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब प्राइमरी सेक्टर क्या करेगा, प्राइमरी सेक्टर यहां पे आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसमें फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहां पे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो किसी ना किसी फर्म के लिए हमेशा रॉ मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। अब ये जो रॉ मटेरियल है ये प्रोसेस होके कहां चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्टर भी है जहां पे चीजों की प्रोसेसिंग होगी। अब चीजों की प्रोसेसिंग होके ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल गुड्स में। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर विच इज नोन एज टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। जब ये चीजें बन के तैयार हो जाएंगी तो यहां पे ये टर्शरी सेक्टर इसको सोल्ड आउट करेगा मार्केट में। तो गुड्स के लिए हम लोग को तीनों सेक्टर को यहां पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो प्राइमरी सेक्टर होगा, वो सेकेंडरी सेक्टर होगा और वही क्या होगा, टर्शरी सेक्टर भी होगा। बट जैसे ही हम लोग सर्विस सेक्टर पे जाते हैं तो सर्विस सेक्टर का मतलब सीधा सीधा हो गया कि हम लोगों को सर्विसेज देनी है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मैं किसी शॉप पे जाके ब्रेड परचेस कर सकता हूं तो ये जो है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया पूरा पूरा। बट अगर मान लेते हैं मैं ट्रेन से या फॉर एग्जांपल यहां पे एरोप्लेन से या तो फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं तो ये कहलाएगा मेरे लिए सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि चीजें मैंने परचेज नहीं करी बट कुछ समय के लिए मैंने उसके सर्विसेज ली। तो इस तरीके से लोग यहां पे बिजनेस करते हैं। बट बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप के लोग जो जुड़ के काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सीधा सीधा होता है कोई ग्रुप जहां पे एक ही तरीके का काम होता हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे यहां पे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है। डिसीजन रिलेटिंग टू द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो बट पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेने का सीधा सीधा मतलब है कि भाई प्लान बनाओ। और प्लान का मतलब क्या होता है, वेल टू थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। पहले ही सोच लिया जाए कि करना क्या है। अब प्लानिंग करने से फायदा ये होता है कि आपको सारी चीजें जो प्लस है और सारी चीजें जो माइनस है वो दोनों ही आपके समझ में आती है। अगर माइनस आपके सामने आ गया, मतलब कि नेगेटिव एस्पेक्ट अगर बिजनेस का समझ में आ रहा है, तो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस यहां पे नहीं रहता है दोस्तों। ओके, तो आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाह रहे हैं, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। If one has to start a business, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग सीधा सीधा मतलब होता है यहाँ पे रिस्क टेकिंग। क्यों? क्योंकि आपको विद द फ्लो नहीं जाना, अगेंस्ट द फ्लो जाना है। मार्केट में जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, अगर आपने वही प्रोडक्ट या वही सर्विसेज प्रोवाइड करी तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है दोस्तों यहाँ पे कम हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो बिजनेस का सीधा सीधा मतलब हो गया यहां पे रिस्क। अब रिस्क अगर ले लिया आपने तो प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पे द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, अलग अलग फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हम लोग समझने वाले कि क्लास 11th में हम लोग को कितनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल का मतलब होता है सिंगल, और काम करना, किसी चीज को सेल करना, परचेज करना, ये सब आ जाता है प्रोप्राइटरशिप में। अब यहां जब वो सिंगल बंदा है तो वो अगर कोई भी काम करेगा तो अगेंस्ट द
फ्लो स्टार्ट करेगा। क्यों अगेंस्ट द फ्लो स्टार्ट करेगा? क्योंकि मार्केट में जो चीजें चल रही है उसको वो फॉलो नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अकेला बंदा इस काम को क्या करेगा भाई, शुरू करेगा। इसी सिस्टम को कहते हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटर। तो अब यहां पे रिस्क की बात करें तो रिस्क तो 100% है दोस्तों, उसको तो कोई कम नहीं कर सकता। बट दूसरी चीज अगर हम लोग यहां पे बात करें तो प्रॉफिट भी 100% है और लॉस भी 100% है। तो रिस्क जहां 100% है वहां प्रॉफिट भी 100% होगा और लॉस भी 100% होगा। बट यहां पे इस बंदे के सोल प्रोप्राइटर होने के कारण इसकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा जो इस पे फोकस है वो इसी को चुकाना है, मतलब सारे काम का जो भी बर्डन पड़ेगा वो इसी बंदे पे पड़ेगा, दूसरों पे नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें किस बंदे को यहां पे कवर अप करनी है? तो यहां पे सोल प्रोप्राइटर के अंदर एक ही बंदे को कवर करनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 2, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि लगभग 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो इसको हम लोग यहां पे बोलते हैं पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग यहां पे काम करता है। बट यहां पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? तो 2 तरीके से यहां पे एग्रीमेंट या 2 तरीके से आप दोस्ती कर सकते हो। कैसे? या तो ओरल कम्युनिकेशन कर लीजिए, या तो ओरल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो रिटन कम्युनिकेशन कर लीजिए। मतलब कि जो एग्रीमेंट होता है 2 लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, उसको हम लोग कहते हैं यहां पे पार्टनरशिप डीड। बट पार्टनरशिप डीड हमेशा होनी चाहिए रिटर्न फॉर्म में। अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं है और कंपनी अच्छी खासी ग्रो करने लग जाती है तो यहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो ये प्रॉब्लम आएगी दोस्तों कि यहां पे जब आपकी कंपनी हाई लेवल पे पहुंच जाएगी, प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न होने लगेगा, उस समय पे क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितनी भी बड़ी कंपनी आज देख लीजिए आप, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण क्लैशेस होते हैं। अगर पैसे को हटा दिया जाए तो कोई क्लैशेस नहीं होते। या तो हम लोग बात कर ले किसी भी रिलीजियस, किसी भी पिलग्रिमेज प्लेस पे पैसा जब नहीं होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं होता है। बट किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा डिस्प्यूट क्रिएट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हैवी मनी एंड द हैवी प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप डीड में याद ये रखना है हम लोग को कि जितना भी एग्रीमेंट, जितनी भी डीड हो वो हमेशा रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। ऑरल फॉर्म में कोई भी पार्टनरशिप नहीं की जा सकती, नहीं तो इसका फ्यूचर जो है वर्स्ट हो सकता है। यहां पे थर्ड हम लोग बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली की। जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब जो सदियों से, पुराने जमाने से चला आ रहा है, वो एक ही बिजनेस को कर रहा है कंटिन्यूअसली, उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे जॉइंट हिंदू फैमिली। बट ये किसी ने तो स्टार्ट किया होगा, तो वो जो बंदा है जिसने इसको स्टार्ट किया होगा उसको बोलेंगे यहां पे कर्ता। तो ये कर्ता के अंडर में सारी चीजें होती है, क्योंकि वो यहां पे न्यूक्लियर फैमिली की बात नहीं करते हैं, जॉइंट फैमिली की बात करते हैं। सभी लोग एक ही तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें छोटा सा बच्चा भी इन्वॉल्व होता है और सबसे जो बुजुर्ग होता है वो भी यहां पे इन्वॉल्व होता है। अब यहां पे हम लोग बात करें कि ये फैमिली पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसी पूरी फैमिली को चीजों को बियर करना होता है। बट यहां पे फायदा इनके साथ ये होता है कि जब इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे बिजनेसेस होते हैं इन लोगों के पास, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी इन लोगों की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, ये लोग मोनोपोली भी क्रिएट करके रखते हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत पुराने समय से ये कंटिन्यूअसली काम करते आ रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब यहां पे ये हुआ वो सोसाइटी जहां पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहां पे इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, यहां पे गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होता है और यहां पे कुछ ग्रुप्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसके कारण इनका मेन जो पर्पस हो जाता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ना कि प्रॉफिट जनरेशन होता है। तो यहां पे ये लोग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसी यूनिट है जो सारे लोगों के लिए कोई ना कोई ब्रेड बनाने का काम करती है, मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है, तो ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो जनरली वेलफेयर का काम यहां पे करती है। प्रॉफिट मिनिमम होता है मगर वेलफेयर जो है वो मैक्सिमम होता है यहां पे। बट हम लोग आगे बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है कि 2 लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिलकर एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी उसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हीरो और होंडा। हीरो प्योरली इंडियन कंपनी जो मुंजाल ग्रुप्स की थी और होंडा जो है जापानीज टेक्नोलॉजी लेके आई। तो हीरो से बोला गया कि भाई आप जो साइकिल बनाते हो, क्या आप गाड़ी बनाने में इंटरेस्टेड हो? उन्होंने कहा बिल्कुल इंटरेस्टेड है, तो आप हमें जमीन दे दीजिए और टेक्नोलॉजी हम लेके आते हैं। तो हीरो होंडा नाम की एक कंपनी बनती है और यहाँ पे बाइक्स, और आज देखेंगे कि मैक्सिमम हीरो होंडा की बाइक जो है पूरे मार्केट में घूम रही है। तो कहीं ना कहीं 2 कंपनियां मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाने का जब काम करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जॉइंट स्टॉक
कंपनी। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आ गया कि भैया जो हमारा बिजनेस स्टार्ट करना है हम लोगों को, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग लायबिलिटी होगी और एक अलग सिस्टम पे यहाँ पे ये काम करेगा। तो यहाँ पे ये हमें फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझ में आ गया है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।